चलिए लिखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम कॉमन डाइसैकेराइड। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम कॉमन डाइसैकेराइड। तो पहला आपका हमारा है यहाँ पर सुक्रोज। तो पहला यहाँ पर हमारा है सुक्रोज। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर हम जानते हैं। तो देखिए अभी मैं टेक्स्ट लिखाऊंगा, उसके बाद स्ट्रक्चर फिर ड्रॉ करना है ना। तो देखिए जो सुक्रोज है उसमें दो यूनिट लगती हैं मोनोसैकेराइड की। एक मोनोसैकेराइड ग्लूकोज है और एक मोनोसैकेराइड आपका फ्रक्टोज है। ग्लूकोज की अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज लगती है। अल्फा वो होती है इसमें अल्फा साइन, अल्फा ऐसा होता है तो एक ऊपर और एक नीचे, मतलब CH2 ऊपर और OH नीचे, CH2 ऊपर और OH नीचे, ये अल्फा फॉर्म है। और इसमें लगती है बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। तो इसमें CH2 OH और ये OH आपके दोनों एक साइड में, ये यूनिट लगती हैं। अब इनमें होता क्या है, एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ पर ये वाला एनोमेरिक कार्बन है। तो एनोमेरिक कार्बन पे प्रेजेंट ये वाला OH और यहाँ पर प्रेजेंट ये वाला OH, ये दोनों OH आपस में इंटरेक्ट करके एक H2O यहाँ से निकलेगा और फाइनली ये दोनों जुड़ जाएंगे। नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर नंबरिंग देखिए, ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये आपका 6 है। यहाँ पर 1 यहाँ पर होता है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये आपका 6 है। अब ये दोनों यूनिट आपकी जुड़ेंगी, है ना। ये दोनों यूनिट जब आपकी जुड़ेंगी तो आपको ये मिलेगा। तो देखिए यहाँ से माइनस के H2O, एक H2O निकल गया है और यहाँ पर मौजूद ऑक्सीजन और यहाँ पर जो मौजूद ऑक्सीजन है ये यहाँ पर आपके जुड़ गए, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका H। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों के ही एनोमेरिक कार्बन यूज हुए हैं, तो दोनों के एनोमेरिक कार्बन की कौन कौन से कार्बन थे, कार्बन नंबर और अल्फा थे या बीटा थे, दोनों यहाँ पे बताने पड़ेंगे। तो ये जो यहाँ पर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है, ये जो यहाँ पर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है, ये आपका बोला जाएगा
अल्फा 1 क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज का यहाँ पर ये 1 है कार्बन है, और बीटा 2 क्योंकि बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरोनोज का 2 वाला है। अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पर जो लिंकेज है ये अल्फा 1 कॉमा बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही आपका होता है, और इस तरीके से बनता है आपका सुक्रोज। और ये आपकी है सुक्रोज की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसके बारे में पहले लिख लेते हैं और फिर ये आपको बनाना है ना। तो लिखिए, सुक्रोज इज कॉमन टेबल शुगर Sucrose is common table sugar. Sucrose is common table sugar, कॉमा। कैसे बनती है सुक्रोज? मतलब चीनी कैसे बनती है? गुड़ से, मतलब शुगर केन से, शुगर केन से बनती है, या फिर शुगर बीट से, जो चुकंदर होती है। चुकंदर के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सुक्रोज होता है ना। शुगर केन से शुगर केन जूस निकाला जाता है, गन्ने के जूस का बड़ा गिलास 50 रुपये, है ना। तो गन्ने का जूस निकाला जाता है, फिर उसे बॉईल किया जाता है, और जो हमने पढ़ा था उसे अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर करते हैं। रिड्यूस्ड प्रेशर करने से आसानी से वेपरेट होने लगेगा, तो हमारी जो हीट यूज कर रहे हैं वो बच जाएगी, है ना। मून पे आप पानी की बोतल ले जा खोल दो तो अपने आप वेपर बन जाएगी ना, बिना हीट करे हुए। मेरे मामा का खोल रहे हैं, तो मतलब बाहर खुले में करते हैं, वो तो गुड़ बनता है उससे तो। हाँ, तो लेकिन वो प्रेशर में करेंगे तो उनका भी बचेगा ना। हाँ, लेकिन प्रेशर का पैसा जाएगा, प्रेशर कैसे मेंटेन करेंगे? हाँ, प्रेशर मेंटेन करने वाला वो देखना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ मशीनरी लगेगी टाइप से, है ना। जो फ्यूल होता है उसका गुड़ बनाने का, वो गन्ने को, हाँ, मतलब जो गुड़ बनाते हैं वो तो फिर भी उस जो वो है बैगेस बोलते हैं खोई, उसका क्या करेंगे? हाँ, वो तो फ्री की मिल रही है, उसे तो जला दो, ज़्यादा देर जला दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और फिर वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। गुड़ में और चीनी के बनाने के प्रोसेस में थोड़ा अंतर है, मतलब उसमें जो चीनी है उसमें से जो भी ये जिससे कलर आ जाता गुड़ में वो निकालते रहते हैं, और उसमें वो नहीं निकालते, है ना। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो गुड़ की और चीनी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, लगभग वो सेम ही है, बस वो अलग तरीके से उसमें क्रिस्टलाइज हो गई है, इसमें क्रिस्टलाइज नहीं होकर वो सेमी क्रिस्टलाइज उस टाइप की फॉर्म में है। ठीक है, तो लिखिए इसमें, कॉमर्शियली इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम commercially it is obtained from commercially it is obtained from sugar cane and sugar beet, sugar cane and sugar beets. Full stop. India is one of the largest producer of sucrose. India is one of the largest producer of sucrose. आपको बताया मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी, हाँ, एशिया की सबसे मशहूर मंडी। हाँ, यही तो है, ये वाली तो। हाँ, और गन्ना जो है सबसे ज़्यादा कौन कौन से स्टेट में उगाया जाता है? यूपी, वेस्ट यूपी, हरियाणा, और महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है मोस्ट प्रोबेबल, जहाँ तक मुझे याद है, यूपी फिर महाराष्ट्र, है ना। फुल स्टॉप। इन सुक्रोज comma the monomers glucose and fructose are linked via an ether bond between C1 on the glucose subunit and C2 on the fructose subunit.
एंड फ्रक्टोज and C2 on the fructose subunit full stop. It is formed by a glycosidic bond. It is formed by a glycosidic bond between C1. जब C1 लिखेंगे तो C-1 लिख लेंगे, है ना. C1 of alpha D glucose. It is formed by glycosidic bond between C1. जब C1 है तो C-1. C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose. So it have alpha 1 beta 2 glycosidic linkage. ठीक है, तो इसे कैसे याद रखेंगे? इसे कैसे याद रखोगे कि इसमें अल्फा 1 बीटा 2 है? तो मान लो एक आदमी है, वो कहीं दुकान पर गया है, तो बेटे ने फ़ोन कर बोल दिया पापा मेरे लिए फ्रूटी ले आना. तो उस आदमी का नाम है सुभाष. तो सुभाष अपने लिए एक ग्लूकोज और बेटे के लिए 2 फ्रूटी लाया, है ना. तो सुभाष का मतलब हो जाएगा सुक्रोज. सुभाष अपने लिए, है ना. सुभाष अपने का मतलब अल्फा, अपने लिए एक ग्लूकोज का मतलब वही हो जाएगा एक ग्लूकोज का पैकेट और बेटे मतलब बीटा, बेटे के लिए 2 का मतलब 2 ही हो गया. हाँ, 2 फ्रूटी का मतलब फ्रक्टोज लाया. ठीक है, तो अल्फा 1 ऐसे क्या होगा सर? लाया से कुछ नहीं हुआ. अल्फा 1 मतलब अल्फा 1 है ग्लूकोज का और बीटा 2 है फ्रक्टोज का. तो अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है सुक्रोज के अंदर. अब ये बनाइए स्ट्रक्चर ये. तो सर मतलब हमारी जीभ के जो रिसेप्टर्स हैं वो तो किसी पर्टिकुलर चीज को ही वो करते होंगे ना कि भाई अगर ये चीज मिल जाती है तो मैं उसे मीठा खाऊंगी या फिर ऐसा कुछ. हाँ बिल्कुल. लेकिन ऐसा तो कुछ अलग नहीं होता कि हर मीठे कंपाउंड में कुछ एक चीज पर्टिकुलर ऐसे दिख रही हो कि भाई हाँ ये है तो मीठा है. हाँ, जीभ का रिसेप्टर किसको मीठा और किसको कड़वा और किसको नमकीन बोलता है वो तो फिर अलग चीज़ है. क्योंकि जो सबसे मीठी जो चीज़ है वो से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. जो सबसे मीठा है जिसकी एक ड्रॉप डालने से भी पूरा मतलब कि जो है 10 लीटर पानी मीठा हो जाएगा, वो प्रोटीन है एक, है ना. जो सुक्रोज से मतलब लगभग 1 लाख गुना मीठी है. ये सब जो आते हैं ये शुगर फ्री, ये सब नहीं आते शुगर फ्री जो ऐड आते हैं जिसमें 1 ड्रॉप डाली और चाय मीठी हो गई, उनमें ये सुक्रोज थोड़ा ना रहता है. ये तो 1 चम्मच डालना ही पड़ेगा. तो उनमें वही रहते हैं वे, उनमें वे उसी टाइप के सब्सटेंस रहते हैं जो कि नॉन शुगर्स हैं लेकिन वो मीठे हैं, है ना. और उसमें जो सबसे मीठा जो कंपाउंड है जो वो एक प्रोटीन है. शुगर से लगभग 300 गुना मीठी रहती है, वो सैक्रीन रहती है. इसमें नहीं लिखा हुआ, वो दूसरे में सैक्रीन मेनली जो ये जूस वाले रहते हैं उसको मीठा बनाने के लिए डाल देते हैं. एक ढक्कन सा नहीं डालते, वो कई बार डालते हैं, एक बोतल से खोली इसमें एक ढक्कन डाल दिया, वो सैक्रीन रहती है. तो सैक्रीन काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है सुक्रोज से, लेकिन उन सबके साइड इफ़ेक्ट्स हैं. भाई अगर हमारा मेन पर्पज वही है कि मीठा खाना हमें, तो मीठा जीभ के लिए चाहिए. मतलब बहुत सारी चीज़ें तो स्वाद के लिए चल रही है ना. मान लो कोई खा रहा है, मान लो कोई मिठाई खा रहा है, तो मिठाई ताकत के लिए तो खा नहीं रहा. गाजर का हलवा ताकत के लिए तो खा नहीं रहा, वो तो स्वाद के लिए खा रहा है. तो स्वाद के लिए खा रहा है, तो मीठा अगर किसी और से मिल रहा है और उसमें सुक्रोज भी नहीं है, शुगर की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हीं को खा लो फिर. लेकिन उनके फिर कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं. तो कुछ ना कुछ सबके जो भी हैं उनके कुछ ना कुछ निकलते ही रहते हैं कि लंबे 10 साल में इससे ये समस्या आई, 20 साल में से ये आई. तो ये चीज़ है.
तो सर लेकिन मतलब ऐसा फिर कोई फैक्ट ही नहीं है कि भाई जीभ को क्या चीज़ मीठी लगेगी? हाँ, नहीं, अगर क्या चीज़ मीठी लगेगी तो फिर तो दुनिया भर के एग्जेक्ट फिर बना ही ना लेते। फिर तो चीनी का इतना बड़ा मार्केट है। जो शुगर मिल चल रही हैं वो केवल और केवल चल रही हैं जीभ के स्वाद की वजह से। और बताओ क्या कारण है उसका? जीभ का आदमी ये कहता है कि मीठा फालतू चीज़ है, मीठा नहीं खाना चाहिए, आज के आज ही शुगर मिल पे ताला लग जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी शुगर मार्केट चल रही, इतने सारे गन्ने उग रहे हैं कुछ देश की, जैसे कुछ देश हैं मतलब कि उनकी इकोनॉमी बहुत सारी जो है, जैसे मॉरिशस वगैरह जो देश है, मॉरिशस में जो है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आप नेट पे जाके पढ़ोगे तो सब इंडियन ही लगेंगे और इंडियन जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि वे अंग्रेज़ों के टाइम पे अंग्रेज़ जो है मेनली बिहार वाले रीजन से ले गए थे काम कराने के लिए, और फिर जब अंग्रेज वहाँ से छोड़ के चले गए तो वही सभी फिर उन्हीं का देश हो गया। तो वे सब इंडियन के कलर जैसे ही कलर दिखता है, इंडियन के ही नाम है उसमें पूरे कंटेंट पर, वो पूरा उस पर चलता है, शुगर केन की इंडस्ट्री पे चलता है पूरा देश लगभग, और बाकी टूरिज्म वगैरह पे। तो अगर ऐसा डायरेक्ट पता होता कि ये चीज़ मीठी लगेगी तो कितने चीज़ों के साइड इफेक्ट होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा कंपोनेंट मिल ही जाता ना कि भाई ना इसका साइड इफेक्ट और इस सुक्रोज से 50 गुना मीठा भी है, एक ड्रॉप डालो काम हो गया। लेकिन नहीं मिल रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सुक्रोज के अंदर ये वाला कार्बन भी एनोमेरिक है और ये वाला भी कार्बन भी एनोमेरिक है, दोनों एनोमेरिक कार्बन है, और यहाँ पर आपको हेमिसिटल कहीं नहीं दिख रहा, COROR, COROR, इसमें आपके पास हेमिसिटल है ही नहीं। और अगर हेमिसिटल है ही नहीं तो फिर ये कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग। एसिटल। हाँ एसिटल है इसमें। तो लिखिए, नोट करके लिखिए। नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम, है ना। शुगर हैज नो हेमिसिटल कार्बन, सुक्रोज हैव नो हेमिसिटल कार्बन, no hemiacetal carbon, so it is a non-reducing sugar, so it is a non-reducing sugar, ये हुआ पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, Sucrose has a specific rotation of plus 66.5 degree, full stop. But when it is hydrolyzed with dilute aqueous acid or enzyme invertase, comma, it forms a 1:1 mixture. It forms a 1:1 mixture of D plus glucose and D minus fructose. छोटा डी नहीं, कैपिटल डी चल रहे हैं पूरे चैप्टर में, एंड डी माइनस, और छोटा डी का कोई मतलब नहीं है, डी छोटा डी भी लिख दिया और माइनस भी लिख दिया, तो प्लस माइनस ही खुद छोटे डी हैं, एंड डी माइनस फ्रक्टोज, एंड द ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन becomes -20 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए C12H22O11, ये है आपका सुक्रोज, है। हाइड्रोलिसिस जब होता है तो इसमें वाटर जुड़ जाता है, और हाइड्रोलिसिस करने के लिए आपको चाहिए डाइल्यूट एसिड, मतलब या तो जैसे HCl ले लो, या फिर आप यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम इसमें डालते हो तो ये टूट जाता है, C6H12
O6 प्लस आपका C6H12O6, ये बना लेता है D प्लस ग्लूकोज और D माइनस फ्रक्टोज। अब यहाँ पर जो सुक्रोज था, सुक्रोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन था, स्पेसिफिक रोटेशन होता है अल्फा, है ना, ये अल्फा, ये आपका कितना था, ये था प्लस के 66.5 डिग्री। जो डी ग्लूकोज है इसका जो अल्फा है ये आपका होता है प्लस के 52 डिग्री, ये जो होता है अल्फा इसका होता है माइनस के 92 डिग्री। इन दोनों का 1:1 मिक्सचर है ना, ये 1 है, ये रेशो 1 है, 1:1 है। तो इन दोनों का जो कंबाइंड है, इन दोनों को कंबाइंड बोला जाता है इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर। इन दोनों के 1:1 मिक्सचर को बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। और अगर आप देखें तो ये 1:1 है, तो इसका जो कंबाइंड अल्फा है वो आपका प्लस 52 इंटू 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 92 इंटू 1 डिवाइड बाय 2, तो हो जाएगा माइनस के 20, 52 माइनस के 240 डिवाइड बाय 2, तो माइनस के 20 डिग्री ये आपका हो जाता है। ठीक है, इसको लिखिए। हो गया, नोट करके यहाँ पे लिखिए, इसी के अंदर सब नोट है ना, इसी के अंदर नोट, इस पॉइंट 2 के अंदर अपना एक नोट है। द मिक्सचर ऑफ, देखिए जो D प्लस ग्लूकोज है, ये तो D प्लस ग्लूकोज भी खुद अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोपायरानोज में होगा ना, खुद ये मीटर रोटेशन करता है ना। तो ये प्लस 52 डिग्री किसका है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज या बीटा डी ग्लूकोपायरानोज या ओपन चेन, या उन तीनों का जो फाइनल रिजल्टेंट है, प्लस 52 किसका है, अल्फा जो लिखा हुआ है D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज तो ओपन चेन स्ट्रक्चर का नाम लिख दिया, लेकिन ये खुद अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, बीटा डी ग्लूकोपायरानोज और ओपन चेन 3 स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो प्लस 52 उन तीनों का जो एक मिक्सचर बनता है म्यूटर रोटेशन में, उसका है ये। ठीक है, अगर आप देखें अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 112 डिग्री। अगर आप देखें बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन है 19 डिग्री। और ओपन चैन जो है, ओपन चैन का भी अपना है, लेकिन ओपन चैन का परसेंटेज बहुत कम है,
तो अल्फा डी ग्लूकोपायरनोल जो बीटा डी ग्लूकोपायरनोल 36% और 64% का मिलकर वो बैठता 52 डिग्री। ठीक है, तो लिख लीजिए ये। कहीं पे देखोगे तो अल्फा डी ग्लूकोज का 112 दिखेगा, तो दिखेगा ये क्या है। लिखिए, द मिक्सचर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज हैव अल्फा इक्वल टू प्लस 52 डिग्री, हैव अल्फा इक्वल टू प्लस 52 डिग्री। और उसी तरीके से फ्रक्टोज के लिए, उसी तरीके से फ्रक्टोज की जो फॉर्म बनेगी उनके लिए -22 है। ठीक है, चलिए तो अब थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड लिखिए, ये जो 1:1 मिक्सचर बना है ना, ये जो 1:1 मिक्सचर है, अब क्योंकि यहां पर रोटेशन प्लस में था और यहां पर आपका माइनस में हो गया है, तो रोटेशन आपका उल्ट गया है, इन्वर्ट हो गया है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है इन्वर्ट शुगर। तो लिखिए 1:1 मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज, 1:1 मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, is called invert sugar. Full stop. Honey mainly contains invert sugar. 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 अच्छा, ये जो शहद के बारे में चर्चा चलती है, असली शहद नकली शहद, तो कुछ पता है कि असली शहद नकली शहद कैसे पता करेंगे? जैसे जैसे वो कहते हैं, जैसे कई बार कहते हैं कि जो असली शहद होता है वो सर्दियों में नहीं जमेगा। तुम्हारा मानना है ये कि असली शहद नहीं जमता? तो शहद जो होता है, शहद जो मधुमक्खी होती है वो डिफरेंट जो फूल होते हैं, है ना, सरसों के खेत हैं, किसी और चीज़ के फूल हैं, आम की वो जो फूल आता है उसके बाद आम लगता है, इस टाइप के जो फूल होते हैं, फल से पहले जो लगता है वो जो फूल है, किसी भी टाइप का फूल है, उस पर जाके बैठती हैं, वहाँ से वो जो है उनका रस चूसती हैं और फिर उसकी छत्ते में आके उसकी उल्टी करती हैं। ये होता है शहद। अब वे मधुमक्खियाँ किस तरीके के उस पर बैठ रही हैं, है ना, किस तरीके के फूल पे बैठ रही हैं, तो उसके बेस्ड पे जो शहद है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अलग अलग हो सकता है। सरसों के खेत पे बैठ के बना रही हैं या कहीं और पे बैठ रही हैं तो वो अलग अलग बन जाता है। तो शहद जम तो जाता है ही है, और क्यों ना जम जाएगा, मतलब ऐसा क्या है शहद में जो जमेगा ना? हर चीज़ का फ्रीजिंग पॉइंट है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, तो वो जम जाता है ना। तो वो तो उसका प्रॉपर्टी नहीं है कि उससे हम पता कर लें। ठीक है, शहद मीठा, शहद जो है मेनली जो सुक्रोज है, पानी में चीनी घोलिए, खूब गाढ़ा सोल्यूशन बना लिए, उससे ज़्यादा मीठा लगता है, क्योंकि शहद है उसके अंदर जो कंपोनेंट है कि फ्रक्टोज ग्लूकोज से और खुद सुक्रोज से ज़्यादा मीठा होता है। तो आप केवल सुक्रोज खा रहे हो तो जीभ को वो कम मीठा लगेगा, वो टूट के सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया, और फ्रक्टोज वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा मीठी है, तो वो ज़्यादा मीठा लगता है ना। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। सिंस द रोटेशन ऑफ लाइट बिकम्स अपोजिट, since the rotation of light becomes opposite, since the rotation of light becomes opposite, comma, so this is known as inversion of sucrose. So this is known as inversion of sucrose. So this is known as inversion of sucrose. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर ऑफ स्वीटनेस ऑफ कॉमन शुगर, ऑर्डर ऑफ स्वीटनेस ऑफ कॉमन शुगर, ये आपका ये आता है फ्रक्टोज, फिर इन्वर्ट शुगर, फिर आपका सुक्रोज, फिर
फिर आपका ग्लूकोज, फिर आपका गैलेक्टोज, क्या है, माल्टोज, माल्टोज, फिर आपका लैक्टोज। ठीक है, फिर इधर सो गया मोटा लालू, फिर इधर सो गया मोटा लालू, है ना। इससे आप याद कर सकते हैं। देखिए कुछ भी हो, हाँ। फ्रक्टोज सबसे मीठा है, इन्वर्टेज में फ्रक्टोज है। सर मतलब जिसमें खुद है वो उससे भी ज्यादा मीठा है। नहीं, फ्रक्टोज सबसे मीठा है। फ्रक्टोज के बाद इन्वर्ट शुगर सुक्रोज से आगे इसलिए आया क्योंकि सुक्रोज में तो कंबाइंड फॉर्म में है एक तरीके से, मान लो, और इसमें एक खुला हुआ है, टूटा है। फिर सुक्रोज है, ग्लूकोज कम मीठा है। मतलब ये तीनों आगे इसलिए है क्योंकि इनमें फ्रक्टोज का कंपोनेंट, इसमें फ्री, इसमें 1:1 में आज़ाद, इसमें जुड़ा हुआ है। फिर ग्लूकोज, लैक्टोज होता है दूध में, जिसकी वजह से दूध हल्का सा मीठा लगता है। ये माल्टोज, माल्ट उससे बनता है जो जैसे चावल का जो स्टार्च होता है, स्टार्च के अंदर माल्टोज होता है। सर ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोन डी प्योर ग्लूकोज है। ये जो आती है हमारी, हाँ हाँ। स्टार्च आलू से बना लो, किसी से आलू वगैरह से बन जाएगा, आलू से चावल से बन जाएगा। आलू चावल स्टार्च होते हैं, आप स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करो, ग्लूकोज बन जाता है। कभी तो इतना सस्ता वो मिल जाता है पाउडर। अगर आप आलू खाते हो या आप चावल खाते हो, गेहूं खाते हो, तो स्टार्च होती हैं ये, अभी आगे पढ़ेंगे। बॉडी इन स्टार्च को तोड़ देती है, फंडामेंटली फाइनली तोड़ देती है ग्लूकोज तक। अगर आप ग्लूकोज सीधा पी रहे हो तो बॉडी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सीधा आपके ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, आलू खाओगे, रोटी खाओगे, चावल खाओगे तो पहले बॉडी उसको लेगी, फिर उसको तोड़ेगी, डिकम्पोज करके ग्लूकोज बनाएगी, तब आप उसको बॉडी यूज कर पाएगी। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए। ग्लूकोन डी में, डी का मतलब ये डी है जिसमें हम डी लिख रहे हैं। वो तो उसका जन्म अपना वो ब्रांड नेम बनाया, ग्लूकोन डी, है ना। डी से उसका मतलब हो सकता है इससे लेना देना हो, मतलब इससे सोच के लिखा हो, या वो कुछ भी लिख सकता है। ग्लूकोज तो मुझे लगता है जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, ग्लूकोज तो सबका ही आता होगा, किसी का कोई नाम है, किसी का कोई नाम है ना। नेक्स्ट लिखिए, सुक्रोज ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट H+4, सुक्रोज ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेट H+4, कंसंट्रेट H+4 और हीटिंग gives free carbon known as sugar charcoal, gives free carbon known as sugar charcoal। ब्रैकेट में लिखिए a very pure form of carbon, a very pure form of carbon, a very pure form of carbon। अगर आपको प्योर कार्बन चाहिए, कार्बन ये चाहिए, है ना, तो आप कैसे, कहाँ से मिलेंगे, क्या सोर्स रहेगा? कोयला कार्बन नहीं है, कोयला तो कार्बन हाइड्रोजन इन सब का एक कंपाउंड है पूरा बड़ा सा। कोयला किससे बना है? कोयला किस, मतलब आप जनरल लाइफ में अगर आपको कार्बन चाहिए केवल, कोयला तो किससे बना है? जो प्लांट्स थे, लकड़ियां थी, वे पेड़ थे, वे दब गए थे, और पेड़ प्योर कार्बन नहीं होता, पेड़ तो मतलब ये सेल्यूलोज वगैरह इसका बना होता है, तो उसके अंदर तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें का स्ट्रक्चर रहती है, बेंजीन दुनिया भर के, कोई आप इसका एक सिंगल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन प्योर कार्बन नहीं होता कोयला, है ना। आप अगर मतलब कि जो है केरोसिन का एक लाइट दिया जलाएं और उस पर ऐसे कुछ प्लेट रख दें, वो तो काला हो जाता वो, तो उसमें भी बहुत % में कार्बन है, लेकिन कार्बन के साथ साथ उसमें अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन भी है, तो प्योर फॉर्म नहीं है, है ना।
प्योर मतलब जो कार्बन है वो कहाँ यूज होता होगा? प्योर कार्बन का पाउडर कहाँ यूज होता होगा? प्योर कार्बन का पाउडर यूज होता है प्रिंटर में, जो ये रहते हैं लेजर प्रिंटर, उनमें कार्बन का वो काला जो कलर रहता है, तो लेजर प्रिंटर में ब्लैक कलर का पाउडर भरा जाता है जिससे कि वो पेपर छपता है। और कार्बन यूज किया जाता है टायर्स को बनाने में। टायर बनते हैं रबड़ के। रबड़ में अगर प्योर हम रबड़ कर ले लें तो रबड़ वो वाइट कलर की होती है, वो सनलाइट उसे बहुत आसानी से ब्रेक कर देगी। कोई भी जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक जो होती है वो सनलाइट में कुछ सालों में ऐसे टूट जाती है। नायलॉन की रस्सियाँ छत पे सुखाने वाली टूट जाती हैं, क्योंकि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट लाइट उसके बीच के जो भी बॉन्ड्स हैं वो तोड़ देती है आसानी से। तो कार के जो टायर हैं उनमें कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है, प्योर कार्बन, जिससे कि अल्ट्रावायलेट लाइट का जो इफेक्ट है काफ़ी कम हो जाता है। जो भी इलेक्ट्रिक वायर है उनके ऊपर ब्लैक कलर की इंसुलेशन है, कार्बन ब्लैक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सन के इफेक्ट को कम करने के लिए हैं। तो प्योर कार्बन की फॉर्म अगर आपको छोटे स्केल पर चाहिए, मतलब लेबोरेटरी पर्पज के लिए चाहिए, तो आप ग्लूकोज सुक्रोज लीजिए, उसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाल दो, तो कंसंट्रेट पे H2SO4 जो है उसको डिहाइड्रेट कर देता है। या फॉर्मूला देखो तो ये C12 और ब्रैकेट के अंदर H2O और बाहर 11, यही है ना। ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला आपका C12 और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर H2O और इसे मैं लिख दूँ 11, यही बन जाएगा ना। तो ये जो पूरा H2O दिख रहा है एक तरीके से आपको, ये हालांकि फ्री फॉर्म में नहीं है, OH लगे हैं, इसको पूरा डिहाइड्रेट कर देता है H2SO4 और केवल कार्बन बचता है। या आप डायरेक्ट हीट करके आप घर में रोटी बनाने वाले तवे पे चीनी डालिए और नीचे से गर्म करिए, तो वो पहले जो है ब्राउन सी हो जाएगी वो, और फिर उसके बाद वो धुआं सा उठेगा, वो काला हो जाएगा, बिल्कुल काला सा पाउडर मिल जाएगा, वो प्योर कार्बन की फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें फॉर्म रिएक्शन लिखिए। घर पे क्या यूज कर सकते हैं हम? घर पे क्या यूज कर सकते हो? जूते पॉलिश करने। जूते पॉलिश करने के लिए आप उसे काले जूते के लिए वैक्स, मतलब वैक्स जो होती है, बहुत तरीके की वैक्स क्रीम आती हैं, मतलब वैक्स में पेट्रोलियम जेली में भी, इनफैक्ट पेट्रोलियम जेली में आप कार्बन ब्लैक मिला लीजिए, काली से एक पेस्ट बन जाएगी, उससे शायद काम करे। हाँ, वैसलीन बैक वही तो है। हाँ, क्या पता चमक जाए। लिखिए C12H22O11। नेक्स्ट वन। हाँ, इसी में जो पॉइंट लिखा है C12H22O11 प्लस H2SO4 C12H22O11 प्लस H2SO4 gives 12C plus 11H2O, 12C plus 11H2O। चलिए, ये सुक्रोज हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं माल्टोज पर। सर तो अगर मैं चीनी ले जाऊंगा उसमें कंसंट्रेट होना चाहिए वो, क्योंकि स्कूल वाले ज़्यादा कंसंट्रेट होते नहीं, तो कभी वो घुला घुला से हो जाए। माल्टोज, तो देखिए माल्टोज को आप ऐसा लिखिए, एक की जगह अल्फा लिखिए, MALTOS, माल्टोज। ये अल्फा हमेशा आपको याद दिलाएगा कि यहाँ पर अल्फा जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो अल्फा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे बनता है, इसमें OH, यहाँ पर आपका H, OH, H, OH और H, CH2OH। यहाँ पे देखिए H, OH, H, OH और H, CH2OH। तो यहाँ पर देखिए दो
ग्लूकोज की यूनिट है ना, दो आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज सब यूनिट है ना। ये आपके पास क्या है, ये डी ग्लूकोज है, डी प्लस ग्लूकोज, और ये भी आपके पास क्या है, डी प्लस ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखिए एक ग्लूकोज यूनिट का तो एनोमेरिक वाला OH ये वाला, और दूसरे का ये 4 नंबर पोजीशन पर जो जुड़ा हुआ है। पहले का तो ये 1 2 3 4 5 और 6, दूसरे वाले का ये 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। और ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तब यहाँ पर एक H2O यहाँ से निकल जाएगा, और एक H2O निकलने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें एक का ही एनोमेरिक कार्बन यूज हुआ तो उसी के नाम पर इसके ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम आएगा। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम क्या आएगा, अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ना। अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो माल्टोज के अंदर दो डी ग्लूकोज सब यूनिट्स अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होती हैं और आपका बन जाता है माल्टोज। ठीक है, लिखिए माल्टोज ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर, माल्टोज ऑल्सो नोन एज माल्ट शुगर, also known as malt sugar, comma, which is obtained after fermentation of grain like wheat, comma, barley, comma, corn, etc. इन सब का फर्मेंटेशन अगर आप करते हो तो उसमें माल्टोज मिलता है। लिस्टो, इट इज अ डाइसैकराइड formed from 2 unit of D-glucose joined with an alpha 1-4 glycosidic bond, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, देखिए यहां पर इसका एनोमेरिक कार्बन तो यूज हो गया, एनोमेरिक कार्बन पे तो एसिटल है, लेकिन इसके एनोमेरिक कार्बन पे हेमी एसिटल है, और ये हेमी एसिटल टोलन डालने पे खुल जाएगा, खुल के ये इधर चला जाएगा आपका, मतलब इधर आपका CHO बन जाएगा और वो इस टेस्ट को दे देगा। और यहाँ पर इसकी कन्फिगरेशन फिक्स नहीं, क्योंकि इसकी कन्फिगरेशन अल्फा बीटा किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें लिखिए, इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनाइए। नेक्स्ट देखिए, सेलोबायोस। सेलोबायोस, तो सेलोबायोस को देखिए ऐसे लिखिए, CELLO, बी की जगह लिखिए बीटा, सेलोबायोस। तो यहां पर देखिए
तो देखिए यहां पर भी आपकी डी ग्लूकोज की दो सब यूनिट जुड़ी हुई हैं, लेकिन बस जिसका एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे जो लिंक यूज हुआ है OH, जिसका OH यूज हुआ है उसका बीटा लिंकेज है। ये आपका अगर देखें तो ये आपका बीटा डी ग्लूको पायरोनोज था, है ना, तो बीटा फॉर्म है ये। तो यहाँ का OH और यहाँ का OH यूज होकर ये बना है। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो आपका क्या है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और ये बन जाता है सैलोबायोस। ठीक है, तो लिखिए इसमें सैलोबायोस। तो इसमें अल्फा मेल्टोज जब भी लिखें तो M की जगह A की जगह अल्फा और सैलोबायोस में B की जगह बीटा, तो आपको तुरंत याद रहेगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज। It is obtained by hydrolysis of cellulose or cellulose rich material like cotton, jute और पेपर। इनका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको जो मिलता है वो सैलूबायोस है, फुल स्टॉप। कॉटन, जूट और पेपर, फुल स्टॉप। It also contains two glucose subunits. Full stop. Salobios differ from maltose. That the two glucose subunits are linked together by beta 1-4 glycosidic linkage. फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। बताइए ये रिड्यूसिंग शुगर होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भी हेमीएसिटल फॉर्मेशन है। तो लिखिए इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। बनाइए इसको। हाइड्रोलिसिस का मतलब, हाँ, आप उसे पानी में डालिए और उसमें एसिड डाल दीजिए तो वो टूट जाएगा, टूट जाना चाहिए। हाँ, मतलब एग्जैक्ट तो प्रोसेस में नहीं कह सकते, लेकिन केमिस्ट्री मतलब किताबी भाषा में तो यही है, टूट जाएगा वो। हो गया। नेक्स्ट हमारा है लैक्टोज, है ना। नेक्स्ट हमारा है लैक्टोज।
तो देखिए लैक्टोज को ऐसे लिखेंगे LACTOS, लैक्टोज। उससे पहले लगा देंगे गा लैक्टोज, है ना। अब गा लैक्टोज में यहाँ पर क्या है, एक जो यूनिट है जिसका एनोमेरिक OH यूज होता है वो है आपका गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में क्या रिश्तेदारी है, मनोज ने खोजी 2 गैलेक्सी और हर गैलेक्सी में 4 स्टार। तो चौथे नंबर के कार्बन में गैलेक्टोज में पलटीबाजी है ना। तो यहाँ पर आपका क्या है, OH है और यहाँ पर आपका H है। जो 4th वाला कार्बन था, अगर मैं इसे पलट देता हूँ, ये वाला कार्बन है ना, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है D गैलेक्टोज। डी गैलेक्टोज, ठीक है। तो इसके अंदर 2 यूनिट जुड़ी हुई हैं, एक डी गैलेक्टोज की है और एक डी ग्लूकोज की है। और डी गैलेक्टोज वाली यूनिट है जिसका एनोमेरिक OH यूज हुआ है। और ये जो बस स्ट्रक्चर बनी है ये आपकी है लैक्टोज की, ये आपका होता है लैक्टोज, ठीक है। लिखिए लैक्टोज। It is a disaccharide found in milk. It is a disaccharide found in milk, comma, sweetness of milk is due to this sugar. Sweetness of milk is due to this sugar. Sweetness of milk is due to this sugar. लिखिए full stop. One of the subunit of lactose is D-galactose. And the other is D-glucose. D-galactose and the other is D-glucose. Full stop. Subunits are linked together by beta 1,4 glycosidic linkage. Full stop. बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट लाइन में बताइए ये रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है तो लिखिए इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो नाम से ये तो आप पहचान लोगे, अंदाजा लगा लोगे इसमें गैलेक्टोज होएगा, लेकिन लिंकेज अल्फा है बीटा है ये कैसे पकड़ोगे, है ना। लैक्टोज किस में होता है, दूध में, है ना। तो लिखिए लैक्टोज मिलता है दूध में, बच्चा है कर लो, हाँ बेटा है बीटा ऐसे कर लो, तो बीटा ज़्यादा बढ़िया है। दूध मिलता है, लैक्टोज मिलता है दूध में और दूध पीता है बेटा बेटी, तो वहाँ से हो जाएगा बीटा। और दूध पीता है, ये आपने अभी बनाया मॉडिफाई किया है, दूध पीता है बेटा बेटी, तो वहाँ पे ब्रैकेट में बीटा, है ना। तो आपको मिल जाएगा गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर। बस ये ध्यान रखना कि पहले गैलेक्टोज है फिर बाद में ग्लूकोज है, पहली यूनिट गैलेक्टोज की है दूसरी ग्लूकोज की है, ठीक है। ऐसा भी है सर, पहले दूसरी, हाँ जिसका वो यूज हुआ है स्ट्रक्चर नहीं गड़बड़ हो जाएगी इसको।